हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्विक रिवीजन करना पड़ेगा लेक्चर नंबर 6 का। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 में, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए डिफाइन करते हैं हम, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। ये कैसा होता है, रिलेटिव डेंसिटी टर्म्स होता है। कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम पर एमएल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन ग्राम पर एमएल। और वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर एमएल। ये हमने आपको बताया था। फिर दूसरा हमने टर्म पढ़ा था वेपर डेंसिटी का, वेपर डेंसिटी। तो अगेन वेपर डेंसिटी भी हमारी क्या होती है, एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। पर वेपर डेंसिटी हमने किसके लिए डिफाइन किया है, अपना गैसियस सब्सटेंस के लिए। और आपके इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस एट द प्रेशर पी एंड टी टू द डेंसिटी ऑफ ए हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो यहां से आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि वेपर डेंसिटी इज मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे याद क्या रखना है आपको बेटा, कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और जो वेपर डेंसिटी होता है, दोनों हमारी कैसी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है हमारी। ठीक है, चलो। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था आपके साथ मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर एनालिसिस, तो मिक्सचर एनालिसिस में हमने बताया कि मिक्सचर बनता कैसे, जब आप दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी रेशो में मिक्स करोगे तो हमारे पास बनेगा मिक्सचर। तो मिक्सचर एनालिसिस में हमने कहा था कि हमारा फोकस ये नहीं है कि हमारा मिक्सचर होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। तो समझ में आ रही है बात। हमने बोला था कि मिक्सचर एनालिसिस के अंदर हमने आपको दो टर्म्स पढ़ाए थे। पहला था हमारे पास मोल फ्रैक्शन, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स के साथ। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जिस सब्सटेंस का भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, उस सब्सटेंस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बताई थी कि ऑलवेज किसी भी सब्सटेंस के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन क्या होगी हमारी, 1 आने वाली है। ठीक है, उसके बाद हमने एक आपको पढ़ाया था कि मास परसेंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मास परसेंट निकालना है किसी भी मिक्सचर में, सपोज करिए मिक्सचर में हमारे पास सब्सटेंस है एक्स वाई जेड। आप क्या कर रहे हो, मास परसेंट निकाल रहे हो एक्स के लिए। अगर आप मास परसेंट एक्स का निकालोगे तो आपको मास ऑफ एक्स लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर लेना पड़ेगा। तो मिक्सचर एनालिसिस के अंदर हम ये सब डिस्कस कर चुके थे। और लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था अपना एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम डिनोट करते हैं एम मिक्सचर। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बेसिकली होता क्या है, किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर के लिए जो होमोजीनियस मिक्सचर का मोलर मास होता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास एम मिक्सचर। तो हमने ये भी पूरा डिस्कस कर चुके थे। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास एम मिक्सचर इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल divided by n total, means total mass of the mixture divided by total moles present in a mixture। तो हम ये सब डिस्कस कर चुके थे और हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे बेटा एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके, उसके बाद फिर थ्योरी वाले कंटेंट पे हम आएंगे। चलिए आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2 क्या होती है हाइड्रोजन एंड O2 क्या होती है ऑक्सीजन, हैज ए मोलर मास ऑफ 20 ग्राम पर मोल। तो बेटा यहाँ जो मोलर मास आपको गिवन है वो किसका गिवन है, गैसियस मिक्सचर का गिवन है। और गैसियस मिक्सचर के अंदर हमारे सब्सटेंस कौन कौन से, एक हाइड्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर। तो हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक गैसियस मिक्सचर। अब इस गैसियस मिक्सचर के अंदर क्या है, एक तो हाइड्रोजन गैस है और साथ में हमारे पास कौन सी गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और आपको गैसियस मिक्सचर का मोलर मास गिवन है। और हमने आपको बताया कि गैसियस मिक्सचर क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर क्या होता है, ऑलवेज होमोजीनियस
मिक्सचर। हमारा गैसियस मिक्सचर ऑलवेज एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और होमोजीनियस मिक्सचर का जो मोलर मास होता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम डिनोट करते हैं एम मिक्सचर से। तो एम मिक्सचर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 20 ग्राम पर मोल। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ O2। आपसे पूछा गया है मोल परसेंट ऑफ O2, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दिस इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन। तो बेटा देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? परसेंट में कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं? अपने क्वेश्चन को इजी लेके चलते हैं। और इजी लेके कैसे चलेंगे? देखो, हम यहाँ पे मानते हैं लेट मोल्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, कि हमने यहाँ पे क्या करा है? मिक्सचर के अंदर जो मोल्स हैं हमने उसको लेट कर लिया, उसको हमने एज्यूम कर लिया दैट इज 100 मोल्स, कि हमारा जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर 100 मोल्स हैं। उस 100 मोल्स में से मैं क्या कर रहा हूँ? ऑक्सीजन के x मोल्स में एज्यूम कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे बेटा? 100 माइनस x मोल। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे? 100 माइनस x। अब आपको पता है कि जो m मिक्सचर होता है दैट इज WT डिवाइडेड बाय NT। WT क्या है हमारे पास? टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, और NT क्या है? टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो WT को आप बेटा कैसे लिख सकते हो? WT को आप लिख सकते हो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और मिक्सचर के टोटल मोल्स आपने कितने एज्यूम करें? 100। ये वैल्यू हो गई आपके पास 100। ओके, और M मिक्सचर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 20। तो 20 इज इक्वल टू W mass of hydrogen plus mass of oxygen divided by 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया है? कि मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको हाइड्रोजन के मोल्स पता है, हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? आप मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? दैट इज 100 माइनस एक्स, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। तो ये आपने क्या करी? कैलकुलेशन कर ली मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे बेटा, तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 32। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम पर मोल। यहाँ पे भी आप लिखो ग्राम पर मोल, यूनिट लिखना है बेटा, हमें कभी भी नहीं भूलना है। अब ऑक्सीजन का आपको मोलर मास पता है, ऑक्सीजन का आपको मोल्स पता है, तो ऑक्सीजन का अगर आप मास निकालोगे तो मास क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का? 32, और मोल्स कितने हैं? x। तो ये आ गया आपके पास 32x ग्राम। दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आपके पास इस पूरी इक्वेशन में आपको मास ऑफ हाइड्रोजन भी पता चल गया, और आपको, मैं इसको एक चौकटे में बंद कर देता हूं ताकि सुंदर सा दिखे ये। आपको मास ऑफ हाइड्रोजन भी पता चल गया, और आपको मास ऑफ ऑक्सीजन भी पता चल गया। तो बेटा देखना क्या है, सोचना क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो 20 इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया हमारे पास? 2 इंटू 100 माइनस एक्स, और मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना आया? 32x डिवाइडेड बाय 100। तो सॉल्व करोगे आप, ये आ जाएगा 2। ओके, ये आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू 200 माइनस 2x प्लस 32x। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 1800, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास? 60। x की वैल्यू 60, और x था क्या? x हमने एज्यूम करा था मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको क्या मिल गया? मोल ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास? 60 मोल। पर क्या आपको मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना था क्वेश्चन में? नहीं। क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करना है। तो मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की डायरेक्ट यहाँ देखिए बेटा, पहले मैं एक तरीका बताऊंगा फिर डायरेक्ट आपको चीज बताऊंगा कि हमने जो टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर 100 लिए थे, क्यों लिए थे? अगर हमने मिक्सचर के बेटा टोटल मोल्स 100 ले लिए, तो आप यहाँ देखो, अगर आप मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या आएगा? आपको लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100। तो टोटल मोल्स बेटा हमने कितना एज्यूम किए? 100। तो 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 60%। तो 60% क्या हो गया आपका आंसर। तो बेटा हम ये कहना चाह रहे थे
कि आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? देखो, समझने की कोशिश करो। एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में 100 में से 30 मार्क्स आए। सपोज करिए ये मेरे पास एक स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट का क्या हुआ है, एक कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, 100 में से 30 मार्क्स आए। तो परसेंट कितने मार्क्स आए, डायरेक्ट आप बोलोगे 30% मार्क्स है। समझ में आ रही है बात? तो अब हम क्या करते हैं बेटा, तभी हमारे पास जो भी परसेंट वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि मोल परसेंट पूछा था, तो मोल परसेंट में मैंने तभी मोल्स को 100 मोल्स क्यों लिया, ताकि डायरेक्ट जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर आपका परसेंट में ही आ जाएगा। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा 60%। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है, वो आंसर क्या है मैं यहाँ लिख देता हूं। आंसर है हमारे पास 60%, मतलब मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 60%। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए किस किस के ऊपर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो अब हम आते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक में पहला टॉपिक है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 का, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये किसके लिए डिफाइन किया गया है, तो देखते हैं हम। एवरेज एटॉमिक मास is defined for an elements which are having more than one isotopes in nature in considerable presence। या फिर आप लिख सकते हो एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट विच आर हैविंग मोर देन वन आइसोटॉप्स इन नेचर इन कंसिडरेबल अमाउंट। तो बेटा ये किसके लिए डिफाइन किया गया है, अब आप ये देखो, ये तो मैंने लिखवा दी इसकी पूरी डेफिनेशन। सपोज कीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन के जो नेचर में आइसोटोप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1H1 भी है हमारे पास, 1H2 भी है हमारे पास, 1H3 भी है। तो 1H1 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 को हम बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, तो इसके लिए हम कैपिटल टी, और ड्यूटेरियम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल डी। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये नेचर में अपने आप मिल रहे हैं। ठीक है, पर क्या हम इनके लिए एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले आ जाओ आप डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट विच आर हैविंग मोर देन वन आइसोटॉप, जिनके एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हैं इन नेचर में। तो हाइड्रोजन के बेटा एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हैं नेचर में, जो है हमारे पास 1H1, 1H2 और 1H3। अब आगे देखो, इन अ कंसिडरेबल अमाउंट, उनकी जो अमाउंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कंसिडरेबल। आप देखोगे जो नेचर में हाइड्रोजन मिलती है 1H1, ये ऑलमोस्ट 99.99% अवेलेबल है। इसका मतलब बाकी के जो दो आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनका जो परसेंटेज है वो लेस देन 0.01% है। इसका मतलब बेटा जो बाकी के जो हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स हैं, इनका जो नेचर में अकरेंस है, वो अकरेंस हाइड्रोजन का जो 1H1 आइसोटॉप्स है उसके अकरेंस के कंपैरेटिवली क्या है, बहुत कम। इसलिए हम हाइड्रोजन के केस में किसकी बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसलिए हम हाइड्रोजन के केस में एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन नहीं करते। समझ में आ रही है बात? तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास हम कितना ले लेते हैं, एटॉमिक मास हो जाता है हमारे पास 1। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है तो फिर भैया आप किसके लिए एटॉमिक मास डिफाइन करने वाले हो, तो यहाँ पे देखो, अब मैं बात करता हूं क्लोरीन की। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्लोरीन की।
अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं बेटा, तो क्लोरीन के नेचर में आइसोटॉप्स जो प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास 17Cl35 और एक आइसोटॉप्स हमारे पास प्रेजेंट है 17Cl37। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों आइसोटॉप्स क्लोरीन के नेचर में प्रेजेंस हैं। अगर आप इनकी अकरेंस देखते हो तो नेचर में जो 17Cl35 है ये ऑलमोस्ट 75% प्रेजेंट है। और अगर हम बात करते हैं 17Cl37 की, तो नेचर में ये ऑलमोस्ट 25% क्या मिलता है? अकरेंस मिलती है। अब आप यहाँ देखो कि एक आइसोटॉप्स आपको मिल रहा है 75% और एक आइसोटॉप्स आपको मिल रहा है 25%। मतलब दोनों आइसोटॉप जो नेचर में मिल रहे हैं, इन दोनों का जो अमाउंट है वो कैसा है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंसिडरेबल है। आप एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इट मींस क्लोरीन के लिए किसकी बात हो रही है? क्लोरीन के लिए। तो वी डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास फॉर क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए आपको एवरेज एटॉमिक मास क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? एवरेज एटॉमिक मास का। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाएगा? आंसर है बिग नो। तो एवरेज एटॉमिक मास उन्हीं एलिमेंट्स के लिए डिफाइन किया जाएगा जो दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। वो दो कंडीशन कौन सी है? कंडीशन नंबर 1, अगर एलिमेंट्स के एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हैं, अब वो आइसोटॉप्स नेचर में प्रेजेंस होने चाहिए। एंड व्हाट इज द कंडीशन नंबर 2? द कंडीशन नंबर 2 इज जो भी आइसोटॉप्स नेचर में एलिमेंट के प्रेजेंट्स हैं उनका एक कंसिडरेबल अमाउंट प्रेजेंट्स होना चाहिए नेचर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में हमने देखा कि हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हमें मिले, पर उन तीनों में से एक आइसोटॉप जो है वो ऑलमोस्ट 100% ही मिलता है। बाकी के दो आइसोटॉप जो है उनका नेचर में जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है। इसलिए हम हाइड्रोजन के लिए एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन नहीं करते हैं। तो वहीं पे हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं किसकी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन में हमने देखा कि जो दो आइसोटॉप्स मिलते हैं नेचर में, उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो परसेंट ऑफ अकरेंस है वो कैसी है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंपेरेबल है। आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्लोरीन के लिए आप एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करो। ठीक है, ये तो हो गया एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अब एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते कैसे उसको देखिए। तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास जिसको हम डिनोट करते हैं अपना एम एवरेज के साथ, दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स या टोटल मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिखो, टोटल मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स, टोटल एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? टोटल मास, अगर यहाँ पे ना एक चीज करो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एम एवरेज इज डिफाइंड एज टोटल मास of atoms, total mass of atoms divided by total atoms। ठीक है, इस तरीके से भी आप एम एवरेज को डिफाइन कर सकते हो। एक और फॉर्म होती है जिसमें एम एवरेज डिफाइन करते हैं। सो एम एवरेज इज ऑल्सो इक्वल टू डब्ल्यू टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल। उस केस में जो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास होगा उसकी यूनिट हमें मिलेगी ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको भी मैं एक झांकी सी सजा देता हूं ताकि देखने में अच्छा सा लगे। ठीक है, तो इतना बेटा आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास में आपको ये समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि एवरेज एटॉमिक मास सबसे पहले उन एलिमेंट्स के लिए डिफाइन है जिनके एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हैं। वो आइसोटॉप्स हमें कहाँ मिलने चाहिए? हमें नेचर में मिलने चाहिए। और उन आइसोटॉप्स की जो नेचर में परसेंट ऑफ प्रेजेंस है वो कैसी होनी चाहिए? परसेंटेज ऑफ जो प्रेजेंस है वो कैसी होनी चाहिए? कंसिडरेबल होनी चाहिए। कंसिडरेबल अमाउंट में वो नेचर में प्रेजेंट होने चाहिए।
ठीक है, चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके हमारे पास क्या होगा ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन लेता हूं मैं, इन अ नेचर बोरोन एग्जिस्ट एज B10 and B11 with percent abundance of 40% and 60% by number द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। तो बेटा अब आपको समझ में आना चाहिए कि बोरोन का एटॉमिक मास पूछ रहा है। बोरोन के इसने दो आइसोटॉप्स भी दे दिए और दो आइसोटॉप्स नेचर में क्या उनकी अबंडेंस की जो परसेंटेज है वो भी आपको गिवन है 40% एंड 60%। तो आप देख सकते हो 40% एंड 60% जो अमाउंट है वो कंसिडरेबल अमाउंट है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो आपसे एटॉमिक मास ऑफ बोरोन पूछ रहा है वो आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे? एवरेज एटॉमिक मास। वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए मैं यहाँ पे बोरोन के दोनों आइसोटॉप लिखता हूँ। एक आइसोटॉप है बोरोन का B10 और एक आइसोटॉप है हमारे पास B11। अब क्वेश्चन में आपको क्या है गिवन है कि जो B10 है इसकी जो अबंडेंस है वो कितनी है 40%। और अगर हम B11 की बात करते हैं तो B11 में परसेंटेज B11 की जो अबंडेंस है वो कितनी है 60%। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं मान के चलता हूँ लेट नंबर ऑफ बोरोन एटम्स, नंबर ऑफ बोरोन एटम्स, मैंने क्या करें नंबर ऑफ बोरोन एटम्स कितने एज्यूम कर लिए 100 एज्यूम करें। अगर नंबर ऑफ बोरोन एटम मैंने 100 लिए हैं तो उन 100 में से 40 एटम होंगे B10 के और 60 एटम होंगे हमारे पास B11 के। समझ में आ रही है आपको बात? हमने क्या करा है, हमने ये मान लिया कि हमारे पास बोरोन के 100 एटम है तो उस 100 आइटम में से 40 आइटम हो गए B10 वाले आइसोटॉप्स के। ये भी क्या एक आइसोटॉप है। ठीक है, तो उस 100 आइटम में से 40 आइटम हो गए B10 आइसोटॉप के और 60 आइटम हो गए B11 आइसोटॉप। क्लियर है? तो आपके पास जो फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला क्या बताया, एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स। तो बेटा देखो, अब यहां देखो टोटल मास ऑफ ऑल एटम, तो जो 40 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं B10 के। तो B10 के, ठीक है, अगर बोरोन B10 की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, B10 की बात कर रहा हूं। तो B10 के एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 10 होगा। तो 40 एलिमेंट, सॉरी 40 एटम है मेरे पास B10 के, तो 40 एटम का मास कितना हो जाएगा 40 इंटू 10। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम बात करें 60 एटम हमारे पास कौन से हैं B11 के, मतलब एक एटम का जो मास है वो कितना है 11। तो 60 एटम का मास कितना हो जाएगा 60 इंटू 11 डिवाइडेड बाय टोटल एटम। तो टोटल एटम हमारे पास कितने 100 है। इनको आपको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा आपके पास आई थिंक 660 डिवाइडेड बाय 100। इनको आप ऐड करो, ऐड करने पे आ जाएगा 1060 डिवाइडेड बाय 100 और सॉल्व करने पे एम एवरेज की वैल्यू आएगी हमारे पास, एम एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.6। तो एन एवरेज की वैल्यू हमारे पास आ गई 10.6। ये हो गया हमारे पास आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे अगर आंसर लिखें तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 10.6। तो बेटा ये देखिए क्वेश्चन में हमने आपको वही टॉपिक क्या पढ़ाया, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होगा जिनके पास नेचर में एक से ज्यादा आइसोटोप होंगे और नेचर में उनकी जो अकरेंस होगी वो कंसिडरेबल अमाउंट में होगी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि नेचर में बोरोन के दो आइसोटॉप हैं, एक है B10 और एक है हमारे पास B11। तो इन दोनों की जो अबंडेंस थी नेचर में वो भी उसने क्वेश्चन में दे दी 40% एंड 60%। तो आप देख सकते हो कि 40% और 60% कैसी वैल्यू है, कंपेरेबल वैल्यू है। ठीक है, आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन में पूछा उसने एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि अब समय हमें बोरोन का जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है वो कौन सा होगा, एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है टोटल मास ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय
टोटल एटम्स। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये चीजें और आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरीन हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप, आउट ऑफ देन Cl35 is 75% by moles. If atomic mass of chlorine is 35.5, then determine the mass number of other isotope of chlorine. तो ये क्या कह रहा है बेटा, आपके पास क्लोरीन है, क्या गिवन है हमें, क्लोरीन गिवन है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्लोरीन के पास टू नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हैं। एक आइसोटॉप क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना हमारे पास Cl35। दूसरा आइसोटॉप उसने क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, तो दूसरा आइसोटॉप मैं एज्यूम कर लेता हूं Cl, और एटॉमिक इसका जो मास नंबर है, मास नंबर इसका एज्यूम कर लेता हूं मैं x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो Cl35 है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, 75% बाय मोल्स। कितना परसेंट है बेटा, ये 75% बाय मोल्स। अगर मैं क्लोरीन के 100 मोल्स लेता हूं, लेट अज्यूम क्लोरीन मोल्स, तो क्लोरीन के मैंने बेटा कितने मोल्स एज्यूम करें, 100 मोल्स मैंने एज्यूम करें। तो क्लोरीन के 100 मोल्स में से जो Cl35 है ये 75% प्रेजेंट है, मतलब 75 मोल्स मिलेंगे मुझे Cl35 के। तो इसका मतलब अगर 75 मोल्स आउट ऑफ 100 में से 75 मोल्स अगर मेरे पास Cl35 के हैं, तो 25 मोल्स मेरे पास किसके हो जाएंगे, Clx की। आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, डिटरमाइन द मास नंबर ऑफ अदर आइसोटॉप्स। तो दूसरा जो आइसोटॉप्स है उसका आपको मास नंबर बताना है, मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, उसमें उस क्वेश्चन में आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास गिवन है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना गिवन है, 35.5। तो ये क्लोरीन का कौन सा एटॉमिक मास होगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो क्वेश्चन में आपको एम एवरेज की वैल्यू गिवन है, दैट इज 35.5। आपको पता है एम एवरेज क्या होता है, एम एवरेज होता है डब्ल्यू टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल, ये भी होता है। तो डब्ल्यू टोटल की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं डब्ल्यू टोटल निकालता हूं तो डब्ल्यू टोटल बेटा कैसे निकलेगा, ये समझने की हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है। डब्ल्यू है क्या, मास है, और मास कैसे निकलेगा, मोल इंटू मोलर मास। इसका मतलब अगर हम, आप डब्ल्यू टोटल को मैं कैसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ 35 Cl प्लस वेट ऑफ XCl डिवाइडेड बाय एन टोटल। टोटल मोल्स आपने कितने ले लिए बेटा, 100 ले चुके हो। टोटल मोल्स आपने कितने लिए, 100। तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3550 इज इक्वल टू मास ऑफ 35Cl प्लस मास ऑफ XCl। अब मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास होता है मोल इंटू मोलर मास। तो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हो 35Cl के मोल्स कितने, 75, और 35Cl का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा हमारे पास, 35। समझ में आ रही है बात, हमने मास ऑफ 35Cl निकाला, तो मास ऑफ 35Cl की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल्स ऑफ 35Cl इंटू मोलर मास ऑफ 35Cl। तो मोल्स कितने, 75, और मोलर मास कितना हो जाएगा, 35 प्लस। अब आपको निकालना है मास ऑफ XCl। तो मास ऑफ XCl कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ XCl। तो मोल ऑफ XCl आपको कितने गिवन है, 25, और मोलर मास कितना है बेटा, इसके लिए मोलर मास की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करो फटाफट। ये आ जाएगा हमारे पास 3550 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2625 प्लस 25x। ठीक है, तो सॉल्व करने पे बेटा ये वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मैं यहाँ पे आई थिंक यहाँ कुछ लोगो लिखा रहा होगा तो दिख नहीं रहा होगा, मैं साइड से कर देता हूँ कि 25x इज इक्वल टू 925
और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे 37। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें यही x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि क्लोरीन का जो दूसरा आइसोटॉप्स है वो दूसरे आइसोटॉप्स का जो मास नंबर होगा वो मास नंबर कितना होगा, वो मास नंबर कितना आएगा 37। मास नंबर कितना आएगा 37। दिस इज द आंसर। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कि आईआईटी में ये क्वेश्चन आते हैं क्या, जेई में क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा नीट में ही क्वेश्चन आते हैं। तो मे भी हो सकता है मेंस में ऐसा कोई छोटा सा क्वेश्चन आपसे टकरा जाए, वैसे इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। पर हाँ, जो बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बोर्ड के एग्जाम में, उनके यूटी एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिल सकते हैं। ठीक है, आईआईटी में अगर हम बात करते हैं मेंस और एडवांस की तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इन क्वेश्चंस के बेस पे जो छोटा छोटा डेटा है वो आपको यूज करना है। मतलब सपोज करिए मैंने आपको बता दिया वेपर डेंसिटी, मैंने आपको सिखा दिया, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। हो सकता है जब आप आगे चल के कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो कि लेंथी क्वेश्चन है तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए कि किसी भी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी दे दी तो मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे सब्सटेंस का, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पार्ट पे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी पार्ट है वो है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे अब आपको पढ़ाने वाले हैं 4 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें फर्स्ट लॉ होगा हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ, ये हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया था, लेवोजियर ने। लेवोजियर ने आपको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दिया था। फिर दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे इसमें, लॉ ऑफ डेफिनिट डेफिनिट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। ये जो लॉ दिया था वो दिया था प्रोस्ट अंकल ने, PROUST, प्रोस्ट अंकल ने हमें ये लॉ दिया था। फिर तीसरा लॉ हम पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था डाल्टन अंकल ने। और नेक्स्ट है हमारे पास जो हमें पढ़ना है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। और ये वाला लॉ जो दिया था वो दिया था रिचल ने। ठीक है, यहाँ पे बेटा टी साइलेंट है तो रिस्टल ना बोलना से रिचल बोलना, तो रिचल अंकल ने ये लॉ दिया था। तो एक पहला है हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो कि लेवोजियर ने दिया है। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, सॉरी कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया था प्रोस्ट ने। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो दिया है डाल्टन ने। और फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जो हमारा दिया है किसने, रिचल। तो ठीक है, वन बाय वन करके हम इनको बेटा डिस्कस करते हैं। यही आज के लेक्चर की हमारी थीम है, ये 4 लॉ हमें पढ़ना है बस। ठीक है, और एक हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब आप रेस्ट ऑफ लेक्चर में आप क्या करोगे, इन 4 लॉ को आप डिटेल से पढ़ोगे, इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया था, लेवोजियर ने। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, ये लॉ कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, mass is conserved. मीन्स अगर आप कोई फिजिकल चेंज कर रहे हो या फिर कोई फिजिकल प्रोसेस करते हो या फिर आप कोई केमिकल प्रोसेस कर रहे हो, तो कोई भी आप प्रोसेस करोगे हर एक प्रोसेस में मास कैसा रहेगा, हमारा कंजर्व रहेगा। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक आइस है 10 ग्राम। जब ये आइस वाटर में कन्वर्ट होगी तो अगेन ये कितना, इसका मास कितना रहेगा वाटर का, 10 ग्राम। और अगर मैं इस वाटर को अगर मैं स्टीम में कन्वर्ट करूंगा तो स्टीम का मास भी क्या रहेगा, 10 ग्राम।
अब आप ये देखो जो ये प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज कैसे हो रहा है कि आइस सॉलिड स्टेट में थी, जब वो सॉलिड से वाटर में चेंज हुई तो वाटर की फिजिकल स्टेट क्या हो गई, लिक्विड। पर आइस का मास 10 ग्राम था, जब उस आइस को हमने वाटर में चेंज किया तब भी उसका मास कितना आया, 10 ग्राम आया। और जब हमने उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया तो स्टीम की जो फिजिकल स्टेट होती है वो होती है गैसियस। जब हमने उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया मतलब गैसियस फेस में लेके आए तब भी मास कितना रहेगा, 10 ग्राम रहेगा। तो ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द मास इज कंजर्व। तो ये एग्जांपल किसके लिए हो गया, एक फिजिकल प्रोसेस के लिए। किसके लिए एग्जाम्पल हो गया ये, हमारा फिजिकल प्रोसेस के लिए। अब मैं बात करता हूं केमिकल प्रोसेस के लिए। सपोज करो मेरे पास क्या है, अब वो करो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, और ये दोनों मिलके क्या बनाती है, अमोनिया गैस बनाती है। और मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन की बैलेंसिंग भी कर देता हूँ। तो रिएक्शन की मैंने क्या करी, बैलेंसिंग कर दी। तो बेटा हो क्या रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब हमारे पास दो एलिमेंट है, एक है नाइट्रोजन, एक है हमारे पास हाइड्रोजन। ये दोनों एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस, मतलब कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया हमारे पास केमिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, एक केमिकल प्रोसेस। अगर आप बेटा देखोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो साइड होती हैं, एक होती है रिएक्टेंट साइड और एक होती है प्रोडक्ट साइड। तो आप इसको बोलोगे रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, और इसको आप बोलोगे प्रोडक्ट साइड। अगर रिएक्टेंट साइड, जो रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट का मास सपोज करो x ग्राम था, तो जब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन करी और रिएक्शन करने के बाद जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट का मास भी कितना आएगा, x ग्राम आएगा, बाय बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस हो या फिर कोई केमिकल प्रोसेस हो, हमेशा हमारा जो मास है वो मास कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पे आपको नोट करके लिखना है, नोट क्या है हमारा, कि क्या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड है। आंसर है बिग नो। कौन सी प्रोसेस में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं लागू होता है, मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस है जहां पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड नहीं है, तो वो प्रोसेस होंगी न्यूक्लियर प्रोसेस। मींस लॉ ऑफ mass conservation, law of mass conservation is not valid for nuclear reaction, इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आप पता ही है आपको, दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिशन, न्यूक्लियर फिशन, और एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हम इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको। अभी आपको ये समझना है कि अगर कोई फिजिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंज होगा, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड है, जो ये कहता है कि जो मास है वो कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एक टाइप की रिएक्शन में वैलिड नहीं होता। वो कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या होंगी, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द लॉ नंबर 1, जो कि हमारा किसने प्रपोज किया था, लेवोजियर अंकल ने, लावोजिया, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, लावोजिया। चलिए, दूसरा लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इस लॉ को आप लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो ये भी नाम होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये लॉ दिया किसने है, ये लॉ हमारा दिया है प्रोस्ट ने। ये लॉ हमारा किसने प्रपोज करा है, ये लॉ हमारा प्रपोज करा है प्रोस्ट ने। अब प्रोस्ट क्या कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द कंपोजिशन, द कंपोजिशन of each element, composition of each element present present in a compound। बेटा आपको पता है कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स ही होंगे, एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये लॉ ये कहता है द कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी, irrespective irrespective
irrespective to the source of compound, irrespective to the source of compound। ये कहता है कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन होगी वो कंपोजिशन क्या होगी, हर एक कंपाउंड के अंदर फिक्स होगी। मतलब अगर मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, इररिस्पेक्टिव टू द सोर्स ऑफ कंपाउंड। इसको समझने की कोशिश करो, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करिए आपने वाटर लिया। अब ये वाटर आप कहां से ला सकते हो वो देखो। आप ये वाटर ओशियन से भी ला सकते हो, आप ये वाटर टैप वाटर भी हो सकता है, आप रिवर से भी ला सकते हो, ठीक है, आप पॉन्ड से भी ला सकते हो, मतलब तालाब से, नदी से। टैप वाटर मतलब टंकी से, ओशियन माने आपके ये हो गए ओशियन, सागर हो गए। अब आप कहीं से भी वाटर लाओ, हमेशा वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, H2O रहेगा। वाटर आप चाहे कहीं से भी लाओ, हमेशा वाटर क्या रहेगा, H2O। इस H2O को समझने की कोशिश करते हैं हम। सपोज करो, कलर चेंज करता हूं मैं। अगर मेरे पास H2O है और H2O का क्या है, मेरे पास 1 मोल है। अगर वाटर का 1 मोल है बेटा, तो वाटर का 1 मोल कैसे बना होगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो अब बेटा देखो, वाटर बेसिकली होता क्या है, वाटर वाटर को हम बोलते हैं कंपाउंड। अब ये कंपाउंड हमने कहाँ कहाँ से कलेक्ट करा, ओशन से कलेक्ट करा, हमने टैप से कलेक्ट करा, हमने रिवर से कलेक्ट करा, हमने पॉन्ड से कलेक्ट करा। पर हमेशा जब भी हमने इस पर्टिकुलर कंपाउंड को इन डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करा, हमेशा अगर आप मोल्स रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो हमेशा 2:1 ही आपको मिलेगा। तो यही ये लॉ है। ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड के अंदर होते हैं एलिमेंट। ये लॉ कहता है जो भी कंपोजिशन होगी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड के अंदर वो फिक्स होगी, वो डिपेंड नहीं करेगी कि वो कंपाउंड आप कहां से लाए हो। मीन्स द कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स इररिस्पेक्टिव टू द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। तो यहां से हमने एक क्या निकाला, एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है बेटा, कंक्लूजन ये है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ each compound, the molecular formula of each compound is fixed। हर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, फिक्स है। कैसे फिक्स है देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज के अंदर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें बेटा, तो ग्लूकोज के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, कार्बन एक एलिमेंट्स है, मतलब कार्बन का एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, और साथ में ऑक्सीजन एलिमेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने ये बोला कि जो हमारे पास लॉ ऑफ ये कांस्टेंट कंपोजिशन है या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, वो ये कहता है कि एलिमेंट्स की क्या होगी, कंपोजिशन हमारी फिक्स होगी। अगर इस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की कंपोजिशन फिक्स है तो इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, हमारा फिक्स हो जाएगा। और यही तो बात हमने लिखी है कि हर एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो आई होप ये आपको 2 लॉ समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से लॉ है, पहला हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये 2 इजी लॉ है, समझने में आसान है। अब आइए नेक्स्ट लॉ पे जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, पहले आप इसका स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट है, इफ टू एलिमेंट, if two element form more than, if two element form more than one compound, अगर 2 एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। आगे लिखेंगे हम, द फिक्स मास, द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट बाय फिक्स मास, लिखिए बाय द, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं,
यहां लिखिए बाय द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, बाय द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, एक बार रुको, बाय द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट the combined mass, the combined mass of other element always present, always present in a फिक्स रेशियो, ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो। मुझे समझ में आ रहा है कि अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं समझ रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करता हूँ। पोस्टमार्टम क्या है, देखो समझो, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करो और बड़े आराम से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहली लाइन क्या है, इफ टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ। मैंने एलिमेंट ले लिया कार्बन और एक एलिमेंट मैंने ले लिया ऑक्सीजन। तो मैंने क्या ले लिया बेटा, दो एलिमेंट ले लिए। दिस इज द एलिमेंट नंबर वन, एलिमेंट नंबर वन जो है हमारे पास कार्बन, एंड दिस इज द एलिमेंट नंबर टू जो क्या है हमारे पास ऑक्सीजन। आप चाहो तो यहाँ लिख भी लो, ये हो गया कार्बन और ये है मेरे पास ऑक्सीजन। तो लाइन वाइज लाइन समझने की कोशिश करो। इफ टू एलिमेंट, तो दो एलिमेंट ले लिए, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड तो बनाते हैं। सिंपल कंपाउंड है, मैं नाम लिख देता हूं। एक हो गया CO, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है, एक कंपाउंड हो गया। और एक बनाते हैं CO2, जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा देखो, इसकी डेफिनेशन की लाइन पे आओ। डेफिनेशन क्या कह रही है, इफ द टू एलिमेंट कौन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो यहाँ आप देख सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। कौन कौन से कंपाउंड है, एक कंपाउंड हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कंपाउंड हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कह रहा है, ये लॉ कहता है कि बाय द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट। अब मैं क्या करता हूं, कार्बन के मास को फिक्स कर देता हूं। कार्बन मास को मैंने क्या करा, फिक्स करा। तो ये कहता है कि इन दोनों एलिमेंट में से आपको एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। तो मैंने क्या करा, कार्बन के मास को फिक्स करा। तो ये कहता है कि बाय द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट द कंबाइंड मास ऑफ अदर एलिमेंट। अब बेटा देखो, कार्बन के मास को आपने फिक्स करा, तो अदर एलिमेंट कौन सा बचा हमारे पास, ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन का मास होगा किसके अंदर, CO के अंदर, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, और जो ऑक्सीजन का मास होगा किसके अंदर, CO2 के अंदर। फिर से लैंग्वेज पढ़ो, बाय द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट द कंबाइंड मास ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो। जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑलवेज प्रेजेंट इन ए सिंपल रेशियो। ऑलवेज प्रेजेंट इन ए, बेटा फिक्स नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल होगा। ऑलवेज प्रेजेंट इन ए सिंपल रेशियो, मतलब हम क्या कह रहे हैं, आप फिर से डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक कार्बन लिया, एक हमने ऑक्सीजन लिया। ये दोनों एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इन दोनों एलिमेंट मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में से अगर आप किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करोगे, तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा कंपाउंड वन में और कंपाउंड टू में, अगर इनका आप रेशो निकालोगे तो रेशो कैसा आएगा, सिंपल रेशो आएगा। रेशो कैसा आएगा बेटा, सिंपल रेशो आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है, उस क्वेश्चन से ही हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल से, अलग से एग्जाम्पल लेके नहीं बता रहा हूं, मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी। इस डेफिनेशन की हेल्प से मैं क्या करने वाला हूं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और आपको ये लॉ पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस लॉ की आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, बाय द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट द कंबाइंड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए सिंपल रेशियो। और सबसे मेन कंडीशन क्या है कि दो एलिमेंट होने चाहिए और वो दो एलिमेंट हमारे एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन जो डिजाइन किया है इसी के बेस पे डिजाइन किया पूरा क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पहले मैं रीड कर देता हूं कि मिथेन एंड प्रोपेन, अगर हम मिथेन की बात करेंगे, मिथेन होता है CH4, ठीक है। और अगर हम प्रोपेन की बात करेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा हमारे पास C3H8। तो मैंने आपको मिथेन एंड प्रोपेन बता दिया। बेसिकली मिथेन एंड प्रोपेन क्या होते हैं, एल्केन होते हैं।
और एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जिनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। अगर बेटा आप n की वैल्यू, अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो तो n की वैल्यू 1 अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा CH4। तो CH4 क्या है हमारे पास, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। अगर n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो आ जाएगा आपके पास C2H6, इसको हम बोलते हैं इथेन। और अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा C3H8, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मीथेन। जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल से बता दूंगा, अभी आप इतना समझ लो, इथेन, और ये हो गया हमारे पास प्रोपेन। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि मीथेन एंड प्रोपेन आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, शो दैट टू कंपाउंड्स ओबे द मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये ओबेस कर रहे हैं। तो बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, सबसे पहले आपको दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो आपको क्वेश्चन में एलिमेंट गिवन है, कौन कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन आपको गिवन है बेटा और हाइड्रोजन आपको गिवन है। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन कैसे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए। तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये मिलके कौन कौन से कंपाउंड बना रहे हैं उसको देखो। हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये कौन कौन से कंपाउंड बना रहे हैं, एक बना रहा है CH4 और एक बना रहा है C3H8। समझ में आ गया। अब अगर ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करोगे। सपोज करो मैंने कार्बन का जो है था, कार्बन के मास को मैंने क्या करा है, कार्बन के मास को मैंने फिक्स करा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन द कंबाइंड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब जो हाइड्रोजन का मास है किसके अंदर, CH4 के अंदर, और जो हमारे हाइड्रोजन का मास है किसके अंदर, C3H8 के अंदर, इनका जब आप रेशो निकालोगे तो रेशो कैसा आना चाहिए, सिंपल रेशो आना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बेटा प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, अगर मैं सपोज ये मान के चलता हूं कि मेरे पास मीथेन का 1 मोल बनता है और कार्बन का भी क्या बनता है, 1 मोल सॉरी, प्रोपेन का भी क्या बनता है, 1 मोल बनता है। तो मीथेन का बेटा 1 मोल बनाने के लिए आपको कार्बन और हाइड्रोजन की जरूरत है। अब आप देख सकते हो अगर आप मीथेन का 1 मोल बना रहे हो मतलब CH4 का 1 मोल बना रहे हो, तो CH4 का 1 मोल बनाने के लिए कार्बन के 1 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, और CH4 का 1 मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन के 4 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब कार्बन का 1 मोल की रिक्वायरमेंट है और कार्बन का जो मोलर मास होता है वो होता है 12। तो आप बता सकते हो कि अगर आप CH4 का 1 मोल बना रहे हो तो कितने ग्राम कार्बन की जरूरत है, 12 ग्राम कार्बन की जरूरत है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का अगर आप मास निकालोगे तो हाइड्रोजन के मोल आपको 4 गिवन है, हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 1। तो यहाँ से हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा, 4 ग्राम। समझ में आया यहाँ तक। इसको मैं एक चौकटे में बंद कर देता हूँ कहीं ये मिक्स ना हो जाए और थोड़ा अलग से दिखे। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम प्रोपेन का 1 मोल बनाते हैं तो प्रोपेन का भी 1 मोल बनाने के लिए हमें कार्बन की जरूरत है और हमें हाइड्रोजन की जरूरत है। तो प्रोपेन का 1 मोल बनाने के लिए हमें कार्बन कितना चाहिए बेटा, 3 मोल। 1 मोल बनाने के लिए कार्बन कितना चाहिए, 3 मोल। और हाइड्रोजन कितने मोल रिक्वायरमेंट होगी, 8 मोल की। कैसे आया, प्रीवियस क्लासेस देखो समझ में आ जाएगा कैसे लिखा है मैंने ये। सबसे पहले ये देखो कि C3H8 का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने कार्बन चाहिए, C3H8 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। तो C3H8 का 1 मोल बनाने के लिए कितने मोल कार्बन की रिक्वायरमेंट है, 3 मोल रिक्वायरमेंट है। अब कार्बन के बेटा आपको मोल पता चल गया तो कार्बन का मास निकाल सकते हो। तो मास कितना आ जाएगा, कार्बन का मोलर मास होता है 12, मोल हो गया 3, तो मास हो गया हमारे पास 36 ग्राम। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन का मास निकालूं तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। अब यहाँ देखो बेटा, हमने क्या करना है, कार्बन के मास को फिक्स करना है। अब कार्बन के मास को फिक्स करना है तो आप यहाँ देखो, अगर CH4 की बात करते हैं तो CH4 का 1 मोल बनाने के लिए 12 ग्राम कार्बन चाहिए, और प्रोपेन का 1 मोल बनाने के लिए 36 ग्राम हमें क्या चाहिए, कार्बन। इसका मतलब कार्बन का जो मास है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस इस कार्बन के क्या, तो आप एक काम करो, क्या क्या कर सकते हो आप,
कार्बन के मास को फिक्स करना है। तो कार्बन के मास को फिक्स करने के लिए मैंने क्या करा, अगर 36 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 3 मोल मिथेन बनाने के लिए 3 मोल कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, और 3 मोल कार्बन का जो मास होगा वो मास कितना आ जाएगा हमारे पास 36 ग्राम। इसी तरीके से 3 मोल मिथेन बनाने के लिए हमें 12 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, और 12 मोल हाइड्रोजन का जो मास आएगा वो कितना आएगा 12 ग्राम। समझ में आया बेटा? नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो। इसमें लोचा क्या है, लोचा इसमें यह है कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो ये कहता है कि आपको एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना पड़ेगा। अगर मैं CH4 का 1 मोल बनाऊंगा तो उसके लिए कार्बन 12 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, और अगर मैं प्रोपेन का 1 मोल बनाऊंगा तो कार्बन कितना रिक्वायरमेंट है 36 ग्राम। मतलब कार्बन का मास फिक्स नहीं हो पा रहा। आप चाहे मिथेन बनाओ चाहे आप प्रोपेन बनाओ, कार्बन का मास फिक्स होना चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया, मतलब लॉजिक लगाया, लॉजिक से मैंने ये देखा कि मुझे 36 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट है प्रोपेन का 1 मोल बनाने के लिए, तो मुझे मिथेन भी उतने मोल मिथेन बनाना होगा सो दैट 36 ग्राम कार्बन मैं यूज कर पाऊं। तो मैंने फिर मिथेन के कितने मोल सेलेक्ट करे, 3 मोल मैंने सेलेक्ट किए। अब बेटा देखो, अब मिथेन की जब आप 3 मोल बनाते हो तो कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है 36 ग्राम, और प्रोपेन का 1 मोल बना रहे हो तो कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है 36 ग्राम। इसका मतलब एक एलिमेंट के मास को आपने फिक्स करा, ठीक है, और वो एलिमेंट क्या हो गया, कार्बन हो गया। कार्बन के मास को आपने क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। तो ये कह रहा है अगर आप एक एलिमेंट के मास को फिक्स करते हो, द कंबाइंड मास ऑफ अदर एलिमेंट, कंबाइंड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए सिंपल रेशो। तो यहां देखो, द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन CH4 कितना आ रहा है 12 ग्राम, द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन प्रोपेन कितना आ रहा है 8 ग्राम। तो बेटा अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, मास ऑफ हाइड्रोजन इन मिथेन divided by mass of hydrogen in propane is equal to कितना आ जाएगा हमारे पास। तो मिथेन में कितना मास है हाइड्रोजन का 12 ग्राम, और प्रोपेन में कितना मास है हाइड्रोजन का 8 ग्राम। तो जब हमको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 3/2। 3/2 हमारे लिए कैसा रेशियो हो गया, एक सिंपल रेशियो। तो यही स्टेटमेंट है इस लॉ का। ये लॉ क्या कहता है कि जब भी हमारे दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो आप अगर किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करोगे तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा कंपाउंड में, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में, उनका जब रेशो निकालोगे तो वो रेशो कैसा आएगा, एक सिंपल रेशो आएगा। तो इस तरीके से बेटा मैंने प्रूफ कर दिया कि मीथेन एंड प्रोपेन आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या लॉ लॉ फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक, जो है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और जो हमारा दिया किसने, रिचल अंकल ने दिया। इस लॉ को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक बिल्कुल न्यूमेरिकल अप्रोच अपनानी है। सपोज करो ये लॉ कहता है इफ वी हैव 3 एलिमेंट, अगर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। इफ वी हैव 3 एलिमेंट, सपोज करो वो एलिमेंट क्या होगा, ए बी एंड सी। वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है तो ये 3 एलिमेंट क्या बनाने चाहिए, 3 कंपाउंड बनाने चाहिए। कितने कंपाउंड, 3 कंपाउंड। सपोज करो ए और बी ने मिलकर कंपाउंड बनाया ए प्लस बी। ए प्लस बी बेटा क्या है, कंपाउंड। इसी तरीके से बी और सी ने मिलकर बनाया बी प्लस सी कंपाउंड, और इसी तरीके से ए प्लस सी ने क्या बनाया है, ए प्लस सी ने बनाया है कंपाउंड ए प्लस सी। तो बेटा ये लॉ क्या कहता है, इसको इस तरीके से ही आप समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं, अब वो 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड बनाते हैं, वो कंपाउंड कौन कौन से हो गए, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी, ये क्या है हमारे पास कंपाउंड हो गए। तो ये लॉ कहता है बाय द फिक्स मास, ये लॉ हमारा क्या कहता है, by the fixed by the fixed mass of A। अगर आप A के मास को क्या करोगे बेटा, फिक्स करोगे,
तो ए के मास को जब आप फिक्स करोगे तो मास ऑफ बी प्रेजेंट इन कंपाउंड ए प्लस बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सी प्रेजेंट इन कंपाउंड ए प्लस सी इज इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सी इन ए कंपाउंड बी प्लस सी। अभी थोड़ा सा ये आपको ऑफ जाता हुआ दिख रहा होगा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करा रहे हो, पर बेटा जब भी मैं अभी एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा ना तो ये आपको चीजें मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगी। तो पहले इस लॉ को समझो, मैं फिर से बताता हूं। अगर आपके पास तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी, ये तीन एलिमेंट क्या बना रहे हैं बेटा, तीन कंपाउंड बना रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी। इनमें से आप क्या करोगे, इन तीन एलिमेंट में से अगर आप किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करते हो, तो मैं क्या करता हूं, इस बार जो मास फिक्स कर रहा हूं, फिक्स्ड, इसमें जो मैंने मास को फिक्स करा है, फिक्स मास ऑफ बी, मैंने बी के मास को फिक्स करा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप जिस एलिमेंट के मास को फिक्स कर रहे हो उस एलिमेंट ने जो जो कंपाउंड बनाए, उन कंपाउंड में जो दूसरे एलिमेंट के मास है उनका आपको रेशो लिखना है। मतलब बी ने एक कंपाउंड बनाया है ए प्लस बी, और बी ने एक कंपाउंड बनाया है एक बी प्लस सी। तो ये कहता है कि मास ऑफ ए इन ए कंपाउंड ए प्लस बी divided by mass of C in a compound B plus C is equal to mass of A divided by mass of C in a compound A plus C, in a compound A plus C। तो यही बेटा हमें क्या करना है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इसका प्रूफ देंगे तो आपको समझ में आएगा ये हम कहना क्या चाह रहे हैं। दिस इज अवर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो सबसे पहले आपको तीन एलिमेंट लेने हैं, तो मैं ये तीन एलिमेंट कौन कौन से लेता हूँ, देखो मैंने ले लिया कार्बन, मैंने ले लिया हाइड्रोजन और मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ये मेरे तीन एलिमेंट है। अब ये तीन एलिमेंट क्या बनाने चाहिए, तीन कंपाउंड। वो तीन कंपाउंड कैसे होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा मीथेन। सपोज करो मैंने कोई भी कंपाउंड ले लिया मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर कंपाउंड बनाया वाटर H2O, और कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कंपाउंड बनाया CO2। समझ में आ रही है बात, क्या बात है। सबसे पहले कार्बन हो गया आपके पास एलिमेंट 1, हाइड्रोजन हो गया आपके पास एलिमेंट 2, और हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास एलिमेंट 3। आपने तीन एलिमेंट लिए, वो तीन एलिमेंट क्या बना रहे हैं, तीन कंपाउंड बना रहे हैं। वो तीन कंपाउंड कैसे बनाएंगे, अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो बनेगा मीथेन, मैंने मान लिया मीथेन बना। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूं मतलब H2 प्लस O2, ठीक है बेटा, H2 प्लस O2, तो ये मिलके क्या बनाएंगे H2O। और अगर मैं C प्लस O2 को ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या बनाएगा CO2। आप चाहो तो अपना एलिमेंट को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन ले लो ऑक्सीजन ले लो, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या एलिमेंट है पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, O2 भी क्या एलिमेंट है वो किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। ये लॉ कहता है सपोज करो मैंने मिथेन का बनाया 1 मोल, मैंने मिथेन का बनाया 1 मोल, तो मिथेन के 1 मोल बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के कितने कितने मोल की रिक्वायरमेंट है, फटाफट बता दो। कार्बन के 1 मोल की रिक्वायरमेंट है और हाइड्रोजन के भी 4 मोल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर कार्बन के 1 मोल का मास कितना होगा, मोल को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो 12 ग्राम होगा। हाइड्रोजन का मास कितना रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन के मोल को हाइड्रोजन के मोलर मास से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 4 ग्राम। तो ये कहानी किसकी हो गई, मीथेन की। अगर मैं वाटर का एक मोल बनाता हूँ, किसका, वाटर का एक मोल बनाता हूँ, तो वाटर का एक मोल बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, 2 मोल की रिक्वायरमेंट, और ऑक्सीजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप यहाँ से मास भी निकाल सकते हो, तो हाइड्रोजन के कितने मास की रिक्वायरमेंट है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन के कितने मास की रिक्वायरमेंट होगी, 16 ग्राम। बेटा मोल पता है, मोलर मास। अब आपको आई थिंक अब आपका ये कौन सा लेक्चर नंबर 7 या 8 है, अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए कि ऑक्सीजन का मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास, कार्बन का मोलर मास, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम CO2 का भी एक मोल बनाते हैं। अगर हम CO2 का एक मोल बनाएंगे तो आपको कार्बन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो CO2 का एक मोल बनाने के लिए कार्बन का एक मोल रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन के 2 मोल की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इसे मास में कन्वर्ट करोगे तो ये आ गया 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास निकालोगे तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16
तो इसका मास कितना आ जाएगा 32 ग्राम। ये समझ में आ गया। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि बाय द फिक्स मास ऑफ एनी एलिमेंट, सपोज करो बेटा मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एट फिक्स्ड मास ऑफ एट फिक्स मास ऑफ कार्बन ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या लिया, फिक्स मास ऑफ कार्बन लिया। तो कार्बन का बेटा यहाँ पे मास देखो 12 ग्राम है, और यहाँ पे भी क्या है, तो कार्बन का मास 12 ग्राम है। ठीक है, तो हमने फिक्स मास कार्बन ले लिया, कितना 12 ग्राम। तो ये लॉ कहता है, ये लॉ कहता है अगर आपने कार्बन के मास को क्या करा है, फिक्स कर दिया, इट मींस अब मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन CH4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन CO2 is equal to mass of hydrogen divided by mass of oxygen present in water। यही तो कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखना आपको सिखाया वो इसी तरीके से तो लिखाया था, उसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपने लगा दिया। तो बेटा अब आपको क्या करना है, आपको मास ऑफ हाइड्रोजन CH4 कितना है बेटा 4, ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन CO2, CO2 के अंदर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32 इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, ये कितना है 2, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O ये कितना है आपके पास 60। तो आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/8, और यही आया आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। समझ में आ गया। एक बार मैं क्या करता हूँ, फिर से अपने आता हूँ केमिकल लॉ पे। तो पहला केमिकल लॉ हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस द मासेस आर कंजर्व्ड बट दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर तो हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो ये कहता है कि जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की कंपोजिशन है वो फिक्स होगी इन रेस्पेक्टेड टू द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, अगर आप किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दोगे तो कंबाइंड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए सिंपल रेशियो। और देन हमारे पास आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो ये कहता है अगर आपके पास तीन एलिमेंट हैं और वो तीन एलिमेंट तीन कंपाउंड बना रहे हैं, अगर आप किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करोगे तो उस एलिमेंट ने जो जो कंपाउंड बनाए हैं उन कंपाउंड्स में अदर एलिमेंट के मास का रेशो, अब जब वो दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं उनके मास का रेशो इक्वल आता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, एक तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और एक आपको याद रखना है लॉ ऑफ रेसी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका मैं आपको हिंट दे रहा हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा बेटा, टू एलिमेंट्स होंगे और दो एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म, मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म, एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्म करेंगे। ठीक है, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या होगा, तीन एलिमेंट्स होंगे, अब वो तीन एलिमेंट्स कितने कंपाउंड बनाएंगे, थ्री कंपाउंड्स फॉर्म, थ्री कंपाउंड्स आर फॉर्म। अब आपको बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आपने सपोज करो कंपाउंड ले लिए, आपने एलिमेंट लिए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये जो कंपाउंड बना रहे हैं वो कंपाउंड क्या बना रहे हैं, CH4 CO2 ओके और C2H6। तो बेटा यहां देखो आप, CH4 में क्या क्या आ गया, C और H आ गया, तो ये तो वैलिड है। CO2 की बात करेंगे तो CO2 में C आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये भी वैलिड है। तो बेटा C2H6 की बात करेंगे तो C2H6 में क्या आया, कार्बन आया और हाइड्रोजन आया। मींस ये जो तीन एलिमेंट हैं, ये जो तीन एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे
वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एक कंपाउंड होना चाहिए सी और एच का, एक कंपाउंड होना चाहिए एच और ओ से, और एक कंपाउंड का फॉर्म होना चाहिए सी प्लस ओ से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये तीन एलिमेंट्स हैं, कौन किसकी बात हो रही है, देखो इनकी, अगर ये आपके पास तीन एलिमेंट हैं और इन तीन एलिमेंट्स ने ये तीन कंपाउंड बनाए, तो क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को वेरीफाई सेटिस्फाई करेंगे, तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के कंपाउंड होने चाहिए। आपके पास सी और एच का कंपाउंड है, आपके पास सी और ओ का भी कंपाउंड है, पर आपके पास एच और ओ का कोई भी कंपाउंड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको एलिमेंट दे देगा ए बी और सी, अब कंपाउंड दे देगा कुछ भी, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपके पास जो कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2 और कंपाउंड नंबर 3 है, एक कंपाउंड ए और बी से मिलके बना होना चाहिए, एक कंपाउंड आपका बी और सी से मिलके बना होना चाहिए, और एक कंपाउंड आपका ए और सी से मिलके बना होना चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट। आज के लेक्चर को हम यही रोकते हैं, मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, लेक्चर को रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो लाइफ को, पढ़ाई स्टडी को एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।